स्वागत है आपका। आज के एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, BAS भारत का प्रस्तावित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। दूसरा, BAS का उपयोग सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों और चंद्रमा अवलोकन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत का प्रस्तावित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है। BAS लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, अतः कथन एक सही नहीं है। BAS का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा जिसमें माइक्रोग्रेविटी प्रयोग, पृथ्वी अवलोकन और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कारपोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए है। दूसरा, ऋणदाताओं की समिति को CIRP को बढ़ाने के लिए कुल मतदान हिस्सेदारी के 66% के साथ एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। कारपोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP शुरू करने के लिए डिफॉल्ट की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए थी। सरकार ने 24 मार्च 2020 की अधिसूचना के माध्यम से डिफॉल्ट की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है, अतः कथन एक सही नहीं है। ऋणदाताओं की समिति को CIRP को बढ़ाने के लिए कुल मतदान हिस्सेदारी के 66% के साथ एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। इसके बाद समाधान पेशेवर को इस तरह के विस्तार के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु न्यायाधिकरण को एक आवेदन दायर करना होगा, अतः कथन दो सही है। संहिता की धारा 12(1) के अनुसार ऐसी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए CIRP को आवेदन स्वीकार होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। न्यायाधिकरण 90 दिनों का एकमुश्त विस्तार दे सकता है। किसी भी विस्तार या मुकदमेबाजी अवधि सहित CIRP को अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए अधिकतम समय 330 दिन है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला 30x30 लक्ष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए, वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना। विकल्प बी, वर्ष 2030 तक सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 30% की वृद्धि करना। विकल्प सी, वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण करना। विकल्प डी, वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में 30% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। 30x30 लक्ष्य एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य 2030 तक पृथ्वी की कम से कम 30% भूमि और महासागर को संरक्षित क्षेत्र के रूप में संरक्षित करना है। इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दिसंबर 2022 में 190 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया था, अतः विकल्प सी सही है। विवर्तन सीमा जो कभी कभी समाचारों में रहती है को सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? विकल्प ए, सूक्ष्मदर्शी के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रकाश तीव्रता। विकल्प बी, भौतिक सीमा जो किसी प्रकाशीय उपकरण की दो निकटवर्तीय वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता को सीमित करती है। विकल्प सी, वह बिंदु जहां विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाशीय उपकरणों में तरंगों की तरह व्यवहार करना बंद कर देती हैं। या विकल्प डी, डिजिटल इमेजिंग प्रणालियों में संभव आवर्धन की ऊपरी सीमा। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। विवर्तन सीमा एक मौलिक भौतिक सीमा है जो सूक्ष्मदर्शी जैसे प्रकाशीय उपकरण की दो निकट दूरी पर स्थित बिंदुओं को देखने की क्षमता को सीमित करती है। यह सीमा प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह छोटे छिद्रों या किनारों से गुजरते समय फैल जाता है, जिससे छवियां धुंधली हो जाती हैं। विवर्तन सीमा के कारण वैज्ञानिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कोशिकाओं को देखने के लिए कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर के प्रोटीन या उन पर हमला करने वाले वायरस को नहीं देख सकते थे। इसके विपरीत इन सीमाओं पर काबू पाने के लिए सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी तकनीक विकसित की गई है, अतः विकल्प बी सही है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। दूसरा, भारत ADB का संस्थापक सदस्य है। तीसरा, इसमें जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो कम कार्बन और जलवायु लचीले भविष्य की ओर उचित परिवर्तन को बढ़ावा देती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी।
एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में बुनियादी अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण, तकनीकी सहायता एवं अनुदान प्रदान करके एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह एडीबी के 69 शेयरधारक सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य और बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है तथा वर्ष 2010 से इसका सबसे बड़ा कर्जदार है, अतः कथन 2 सही है। यह अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए समृद्ध, समावेशी, लचीले और सतत एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी के काम में जलवायु परिवर्तन कार्य योजना शामिल है, जो कम कार्बन और जलवायु लचीले भविष्य के लिए एक उचित संक्रमण को बढ़ावा देती है, अतः कथन 3 सही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 2000 में यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। दूसरा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में समृद्ध जैव विविधता है, जिसमें नीलगिरी, चिलप्पन और स्टार आइड बुश मेंढक जैसी स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं। तीसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रबंधन विशेष रूप से वन विभाग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2000 में यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था, अतः कथन एक सही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में समृद्ध जैव विविधता है, जिसमें नीलगिरी, चिलप्पन और स्टार आइड बुश मेंढक जैसी स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं, अतः कथन 2 भी सही है। यद्यपि वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में न केवल वन विभाग बल्कि स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और निजी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग भी शामिल है, अतः कथन 3 सही नहीं है। COP29 में मीथेन पर फोकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मीथेन में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च क्षमता है, विशेष रूप से अल्पावधि में, जिससे यह तत्काल जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। दूसरा, भारत ने अर्थव्यवस्था व्यापी मीथेन न्यूनीकरण लक्ष्यों के संबंध में चिंताओं के कारण वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तीसरा, भारत का कृषि क्षेत्र, विशेषकर चावल की खेती और पशुधन, इसके मीथेन उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। मीथेन में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च क्षमता है, जो 100 वर्ष के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 28 गुना अधिक शक्तिशाली है और 20 वर्ष के समय में 84 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो इसे अल्पकालिक जलवायु शमन के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, अतः कथन एक सही है। भारत ने अर्थव्यवस्था व्यापी मीथेन न्यूनीकरण लक्ष्यों के संबंध में चिंताओं के कारण वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, विशेष रूप से इसके मीथेन उत्सर्जन प्रोफाइल में कृषि के प्रभुत्व को देखते हुए, अतः कथन 2 सही है। भारत में मीथेन उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत कृषि क्षेत्र है, जिसमें चावल की खेती और पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः कथन 3 सही है। भारत ईरान संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए वर्ष 2024 में 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, ईरान वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस और तेल भंडार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में आवश्यक भूमिका निभा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। वर्ष 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर अपनी रणनीतिक साझेदारी को नवीनीकृत किया, एक 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो होर्मुज जलडमरू को दरकिनार करके भारत के व्यापार मार्गों की सहायता करता है, जो अक्सर फारस की खाड़ी के संघर्षों से प्रभावित क्षेत्र है, अतः कथन एक सही है। ईरान के पास विशाल तेल और गैस भंडार हैं और भारत के साथ नए सिरे से ऊर्जा व्यापार की संभावना है, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं का समर्थन कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। हालांकि ईरान ने ड्रोन सहित उन्नत सैन्य तकनीक विकसित की है, लेकिन उसने भारत को इनकी आपूर्ति नहीं की है। इसके बजाय ईरान ने यूक्रेन संघर्ष में रूस को ड्रोन की आपूर्ति की है और भारत भविष्य में इस संभावित साझेदारी की संभावना तलाश सकता है। भारत में वर्तमान डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की कमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डीएपी की कमी का कारण खराब अग्रिम योजना है, जिसमें रबी सीजन की शुरुआत में अनुशंसित स्टॉक स्तर से बहुत कम स्टॉक है। दूसरा, मूल्य नियंत्रण ने कंपनियों के लिए डीएपी आयात करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बना दिया है, जिससे आपूर्ति में कमी आई है,
तीसरा, सरकार ने किसानों के लिए प्रति एकड़ भुगतान प्रणाली लागू की है जो प्रत्येक फसल सीजन में आवश्यक पोषक तत्वों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की कमी का कारण खराब अग्रिम योजना है, जिसमें रबी सीजन की शुरुआत में अनुशंसित स्टॉक स्तर से बहुत कम स्टॉक है, अतः कथन 1 सही है। मूल्य नियंत्रण ने कंपनियों के लिए डीएपी आयात करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बना दिया है, जिससे आपूर्ति में कमी आई है, अतः कथन 2 सही है। सरकार ने अभी तक पोषक तत्वों की खरीद के लिए प्रति एकड़ भुगतान प्रणाली लागू नहीं की। इसे मौजूदा उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी को बदलने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में सुझाया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। हैजा के इलाज में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ओआरटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ओआरटी का घोल घर में आसानी से तैयार किया जा सकता है, जिससे यह निर्जलीकरण के लिए सबसे सुलभ और लागत प्रभावी उपचारों में से एक बन जाता है। दूसरा, ओआरटी को विश्व स्तर पर हैजापूर्ण उन्मूलन के लिए सबसे प्रभावी उपचार के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे कई क्षेत्रों में इस रोग का उन्मूलन हो गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ओआरटी डॉक्टर रिचर्ड कैश और डेविड नलिन ने 1960 के दशक में बांग्लादेश में ओआरटी का पहला नैदानिक परीक्षण किया, जिससे हैजा के रोगियों में अंतःशिरा तरल पदार्थ की आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में इसकी प्रभावशीलता साबित हुई। ओआरटी को सरल सामग्री, उबला हुआ पानी, चीनी और नमक का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसे घर पर तैयार किया जा सकता है, जिससे निर्जलीकरण के लिए अत्यधिक लागत प्रभावी उपचार के रूप में इसकी पहचान में योगदान मिलता है, तथा कथन 1 सही है। जबकि ओआरटी हैजा के कारण होने वाले निर्जलीकरण के प्रबंधन में अत्यधिक प्रभावी है। यह रोग को स्वयं समाप्त नहीं करता है। ओआरटी निर्जलीकरण के लक्षणों का इलाज करता है, लेकिन हैजा को रोकता या ठीक नहीं करता, अतः कथन 2 सही नहीं है। विनिर्माण में भारत की आर्थिक चुनौतियों और अवसरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के श्रम बल वितरण से पता चलता है कि अधिकांश लोग विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं, उसके बाद कृषि और सेवा क्षेत्र का स्थान आता है। दूसरा, विनियामक बाधाएं और अत्यधिक अनुपालन आवश्यकताएं भारत में छोटी कंपनियों के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। तीसरा, हाल के सुधारों और निवेशों के कारण भारत में बुनियादी ढांचे और कौशल की कमी गंभीर मुद्दों से प्रबंधनीय चुनौतियों में बदल गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। विनिर्माण में भारत की आर्थिक चुनौतियां और अवसर। भारत का अधिकांश कार्यबल अभी भी कृषि लगभग 45% में लगा हुआ है, जबकि विनिर्माण में केवल 11% और सेवाओं में 30% है, जो विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अत्यधिक अनुपालन और लागत परिवर्तन जैसी विनियामक चुनौतियां मुख्य रूप से छोटी फर्मों को प्रभावित करती हैं, जिससे उत्पादकता तथा विकास सीमित हो जाता है, अतः कथन 2 सही है। हाल के सुधारों और निवेशों के कारण भारत में बुनियादी ढांचे और कौशल की कमी गंभीर मुद्दों से प्रबंधनीय चुनौतियों में बदल गई है, अतः कथन 3 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी पर इजराइल के हालिया प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, UNRWA कमजोर समुदायों को विशेष रूप से गाजा और पश्चिमी तट जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा, यह प्रतिबंध मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR और जिनेवा सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पूर्णतः अनुरूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।